घड़ी रात के 11:30 का वक्त बता रही थी। रेशाम को गए अभी 5-6 मिनट ही गुजरे थे। बालकनी का ग्लास डोर पूरा खुला हुआ था। पर्दे भी सारे एक तरफ हुए पड़े थे। रात में वहां का टेम्परेचर काफी गिर जाया करता था। यही वजह थी कि खनक हवाओं से पूरा कमरा बर्फ की तरफ लगने लगा था। ना चाहते हुए भी ब्लैंकेट एक तरफ हटाकर वो बालकनी में आ गई। रेशाम का कमरा इस लोकेशन पर था कि वहां से ना सिर्फ पूरा लान और एनेक्सी दिखाई देती थी, बल्कि दूर देव कामत पहाड़ों का खूबसूरत दिल फरेब मंजर भी वहां से साफ दिखता था। गहरे नीले आसमान पर सितारों का एक जहां आबाद था। बालकनी में रेशाम के पसंदीदा पौधों के अलावा एक लकड़ी का मनकश झूला भी पड़ा था। ठंड के बावजूद भी इस माहौल से मिसमराइज होती वहीं बैठ गई थी। धीमी आंच पर अपने लिए चाय का पानी चढ़ाने के बाद कैबिनेट में से बरीजे का फेवरेट मग निकालकर वो काउंटर के पास आई। मग में एक एक चम्मच कॉफी, चीनी और पानी डालकर फेंटते हुए वो पिछला दरवाजा खोलकर बाहर लान में निकल आई थी। फाज और सालार की आदत थी रात के खाने के बाद कुछ देर लान में वॉक करने के बाद दफा वो आशिर को भी ऑफर दिया करते थे, जो हमेशा ही इनकार कर दिया करता था। आजकल अबीर भी सारा के साथ उसके कजन्स की शादी अटेंड करने उसके मेके गया हुआ था, वरना कभी कभार उसका मूड होता तो वो भी उन्हें ज्वाइन कर लिया करता था। हो गई पढ़ाई? सालार ने उसे मुखातिब करके पूछा, जो उनके पास ही आ गई थी। अभी कहाँ, अभी तो इतना सिलेबस पड़ा है, अबीर भाई की शादी की वजह से कुछ पढ़ ही नहीं पाई ठीक से। तुम्हारे हमेशा यही रोने होते हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं की, कुछ पढ़ा नहीं गया, लेकिन फिर भी अच्छे नंबर्स लेकर पास हो जाती हो तुम। फाज ने बेजारी से कहा। तुम्हें क्या मालूम कितनी टफ पढ़ाई होती है मेरी, उसने नाक सुकेड़ कर कहा। इस बेचारे को देखो, सारा दिन इतना काम करने के बावजूद भी अपनी नींद कुर्बान किए पढ़ाई कर रहा है। उसने कभी कंप्लेन की, हालांकि वो भी वहीं पढ़ रहा है। फाज ने दूर अनेक्सी की जलती हुई रोशनियों की जानिब इशारा किया, जिसका मतलब था कि वो अभी तक जाग रहा था। रेशाम ने बस एक नजर उसकी अनेक्सी को देखा था। पल भर में लबों पर माना खेसी मुस्कुराहट उभर कर मादूम हुई। अब वो उन दोनों को क्या बताती कि यूसुफ की नींद पढ़ाई की वजह से नहीं बल्कि किसी और ही वजह से उड़ी हुई है। तुम्हें कब से कॉफी पीने का शौक चढ़ गया? सालार ने अचंभे से उसके हाथ में मौजूद कप को देखा, जिसमें वो अभी भी कॉफी फेंट रही थी। बरीजे के लिए बना रही हूँ। बरीजे के लिए? क्या मैंने ठीक सुना है? फाज ने कान खुजाते हुए सालार से इस्तफसार किया। मुझे भी यही सुनाई दिया। खैरियत? ये मौजूदा कैसे रोनुमा हो गया? उसके तासुरात भी फाज से मुख्तलिफ नहीं थे। अपने लिए चाय बना रही थी तो सोचा कि उसके लिए भी काफी बना दूं, और ये बात जानकर तो आप दोनों और भी हैरत ज़दा हो जाएंगे कि वो इस वक्त मेरे रूम में है और आज की रात मेरे साथ ही सोने वाली है। महफूज से अंदाज में कहती वो उन दोनों को हैरतों का झटका ही तो लगा गई थी। उस हवेली के दरों दीवारों ने रेशाम और बरीजे को कभी लड़ाई झगड़े करते नहीं देखा था। वो दोनों एक दूसरे की दुश्मन नहीं थी, लेकिन दोस्त भी नहीं थी। उनकी सोच और अंदाज मुख्तलिफ होने की वजह से उनकी कभी बनी ही नहीं थी। जरूरत के अलावा वो एक दूसरे से बात भी नहीं किया करती थी। शायद यही वजह थी जो रेशाम की बातें उन्हें हैरत ज़दा कर गई थी। तभी हवेली का बड़ा सा मेन गेट खुला। आगे पीछे 2 गाड़ियां वहां दाखिल होती दिखाई दी। पहली गाड़ी में सादत गाजी अपने गार्ड्स के हमरा उसमें से उतरे थे और दूसरी गाड़ी के ड्राइविंग सीट से सियाह शलवार कमीज पहने वो शख्स उतरा था, जिसके चेहरे के तासुरात का अंदाजा उन्होंने दूर से ही लगा लिया था कि वो किस कदर बुरे मूड में है। महीने में एक बार सादत गाजी जब जमीनों के विजिट पर जाया करते थे तो लड़कों में से किसी एक को लाजमन अपने साथ ले जाते थे। इनमें से सिर्फ एक आशिर था जिसे उनके साथ जाना कभी पसंद ना रहा था, क्योंकि उसे कोई शौक नहीं था गांव की धूल उड़ाती कच्ची सड़कों पर अपनी महंगी गाड़ी दौड़ाने और वहां के गरीब लोगों के मिजाज पुरसी करने का। वो तो उनके साथ जाने को जबरदस्ती की कैद कहा करता था। सादत गाजी इन तीनों के सलाम का जवाब देकर जल्दी सोने की तनबीह करते अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गए थे, जबकि वो वहीं रुक गया था। लग रहा है आज तो सही वाली ख्वारी करवाई है दादा जान ने तुम्हारी, बाज ने उसे छेड़ते हुए कहा।
مجھ سے اس وقت کوئی سوال مت کرو، دماغ پھٹ رہا ہے میرا، سمجھ نہیں آ رہا گاؤں کے لوگ وہاں زندگی گزارتے کیسے ہیں۔ کوئی ایک سہولت ایسی نہیں ہے جو انہیں میسر ہو۔ I will never go back again۔ وہ شدید تپا بیٹھا تھا۔ آج اس کی بائک ریس تھی۔ فضول سے گاؤں وزٹ کی وجہ سے وہاں بھی نہیں جا سکا تھا۔ اس بات پر تو اس کو غصہ آنا جائز تھا۔ ناراض مت ہو یار، ریشام کافی بنا رہی ہے، اسے پی کر ایک دم فریش ہو جاؤ گے، فاز نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ معذرت کے ساتھ میں پہلے ہی انفارم کر چکی ہوں کہ یہ بریزے کے لیے ہے۔ بریزے کے لیے کافی تم بنا رہی ہو؟ ایسا کون سا معجزہ ہو گیا؟ اس نے بھی ان دونوں والا ہی سوال کیا تھا، انہی کے انداز میں۔ خیر وہ پہلے ہی اتنی کڑوی کسیلی باتیں کرتی ہیں، اوپر سے تم اسے اور یہ تلخ کافی دے رہی ہو۔ کوئی ملک شیک بناؤ، کوئی شہد وہد دو اسے کھانے کو۔ عاشر کو کافی کا اتنا شوق نہیں تھا، لیکن اب اسے بس وہی کافی چاہیے تھی پینے کے لیے۔ بریزے اگر اس سے پنگا لیتی تھی تو وہ بھی کچھ کم نہیں تھا، اسے تپانے کے لیے وہ بھی کوئی موقع چھوڑتا نہیں تھا۔ میری شدید ترین آرزو ہے کہ کاش بریزے اپنی تعریف میں کہے گئے یہ الفاظ سن لیتی۔ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، وہ آسمان کی جانب دیکھتا شدت جذبات سے بولا، کیوں تمہارا ارادہ یہاں پر تیسری جنگ عظیم چھڑوانے کا ہے؟ وہ فاز کو گھورتی دوبارہ کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کافی وہ پھینٹ چکی تھی، اب بس اس میں گرم دودھ ڈالنا رہ گیا تھا۔ جب تک اس نے کافی تیار کی تب تک چائے بھی تیار ہو چکی تھی۔ بریزے تو اپنی کافی پر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی، اور ایک اور کافی بنانے کا میرا موڈ نہیں ہے، اگر تم چاہو تو یہ چائے لے سکتے ہو، اس نے پیچھے آتے عاشر کو آفر کی۔ کافی پھینٹنا اسے ایک عذاب ہی لگا کرتا تھا۔ چائے کا موڈ نہیں میرا، اس نے کیبنٹ میں سے مگ نکالتے ہوئے جواب دیا، پھر آدھی کافی اس میں انڈیل کر مگ دوبارہ ریشام کو تھما دیا۔ وہ مجھ سے لازمی پوچھے گی کہ آدھا مگ کافی کہاں ہے، میں تمہارا نام لینے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گی۔ وہ اسے ڈرانے کو بولی، جب تک اسے معلوم ہوگا میں تب تک روم لاک کر کے سو بھی چکا ہوں گا، لاپرواہی سے کہتے ہوئے وہ کچن سے نکل گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے چہرے سے ٹکراتی ٹھٹر جانے پر مجبور کر رہی تھی، جبکہ وہ بے دم سی آنکھیں بند کیے وہاں بیٹھی تھی۔ بالکنی کا فرش سفید ماربل سے بنا ہوا تھا، جہاں دیکھتے ہی دیکھتے اب سرخ پھولوں کی چادر سی بچھتی جا رہی تھی۔ وہاں رکے بڑے بڑے گملوں میں سجے پھولوں کی بیل تیزی سے پھیلتی پوری بالکنی کو اتنی خوبصورتی سے سجا گئی تھی کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ وہی خوشبو تیزی سے وہاں پھیلتی جا رہی تھی جس سے اب وہ مانوس ہو چکی تھی۔ دھیمے سے آنکھیں کھولی تو سجی ہوئی بالکنی کو دیکھ کر ایک جھٹکا اسے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی حسین باغ میں بیٹھی ہو، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ دیر پہلے والی بالکنی ہے۔ سر مستی سے جھومتے پھول، ان پر مہو رقص تتلیاں اس لڑکی کے حیران اور پریشان چہرے کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا تمہاری جگہ بدل لینے سے میرا دل بدل جائے گا کیا؟ کہیں بہت قریب وہ دھیمی میٹھی سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ سانس روکے، آنکھیں بھیچے، وہ بغیر ہنس و حرکت وہاں بیٹھی رہی۔ اپنے برابر میں کسی کی موجودگی کا احساس اس کے دل کی دھڑکن کئی گنا بڑھا گیا تھا۔ وہ ایک بار اسے دیکھ چکی تھی، دوبارہ دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں نقصان پہنچانے تو نہیں آیا بریزے۔ اس کا ڈھیلا جوڑا کھل چکا تھا، ہوا سے بال لہراتے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ سختی سے لب بھیچے، وہ خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھ رہی تھی۔ اتنا اسے علم تھا کہ اس کے پہلو میں موجود وہ شخص کوئی انسانی وجود نہیں رکھتا تھا۔ بریزے، بریزے۔ اس نے جھٹکے سے آنکھ کھولی تو ریشام کو خود پر جھکے پایا، جو پریشانی سے اسے پکار رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ گلاس میں پانی نکال رہی تھی، جبکہ وہ سینے پر ہاتھ رکھے پھولے تنفس کے ساتھ اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت بیڈ پر ہی موجود تھی، قریب ہی اس کا موبائل فون کھلا پڑا تھا۔ شاید وہ فون استعمال کرتے کرتے ہی نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ اتنی سردی میں بھی اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ کیا پھر کوئی خواب دیکھا ہے؟ ریشام نے اپنے دوپٹے سے اس کی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ پھوپھو کو بلاؤ، وہ دم کریں گی،
वो सो चुकी होंगी, उन्हें परेशान मत करो। ठीक है, तुम लेट जाओ, मैं दम कर देती हूँ। वजू तो उसका था ही। सर पर दुपट्टा लेते हुए उसने दुरूद शरीफ पढ़कर कुरान की मखसूस सूरतें पढ़ना शुरू कर दी थी। धीमे हाथों से वो उसका सर भी दबाती जा रही थी, जिसके चेहरे पर अभी भी खौफ के असरात थे। फजर की अजानें दी जा चुकी थी। फिजाओं में हल्की हल्की सी धुंध थी। गिज़ा की तलाश में चरिंद परिंद अल्लाह के हमद सना करते अपने आशियानों से परवाज कर चुके थे। नेवी ब्लू कुर्ते की आस्तीनों को फोल्ड किए वो जेरे लब कुछ पड़ता घर के रास्ते पर गामजन था। उजाला अभी पूरी तरह से नहीं फैला था। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दोनों की आंखों में अभी भी नींद के डोरे थे। आज फरमान की तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए नमाज अदा करके वो घर चले गए थे। वरना इन चारों भाइयों का मामूल था फजर के बाद घर जाने के बजाय कुछ देर कॉलोनी में वाक करने का। सरसब्ज व शादाब सी वो कॉलोनी एक पोश इलाके में वाक़ थी। वो इलाका भी एक पहाड़ी इलाके में ही मौजूद था। फरमान और दारियान को वाक करना काफ़ी पसंद था, जबकि दाइम और महद को सख्त नापसंद होने के बावजूद भी उन्हें ज्वाइन करना पड़ता था। दारियान से तो वो फिर भी फ्रैंक थे, लेकिन फरमान के सामने नहीं कुछ कह पाते थे। आज यूनिवर्सिटी से हमारा ऑफ है, कम से कम आज तो सुकून से सो लेने दे भाईजान। दाइम ने उसके सामने हाथ नहीं जोड़े थे, लेकिन अंदाज मिन्नत भरा ही था। मेरा इरादा तो तुम दोनों को अच्छा सा नाश्ता करवाने का था। अभी तो ठीक से सुबह हुई भी नहीं है। इतनी जल्दी नाश्ता मेरा मैदा कबूल नहीं करेगा। मर्जी है तुम दोनों की। उसने लापरवाही से शाने अचकाए। ब्राउन कलर का बड़ा सा लकड़ी का गेट दोनों अतराफ से सब्ज बेल से ढका हुआ था। साइड्स में बनी क्यारियों में सजे खुशनुमा फूलों की खुशबू से सारी गली महक रही थी। उस गली में तकरीबन हर गुज्जर का दरवाजा ही उन सब्ज बेलों और फूलों से सजा हुआ था। वो तीनों अभी गेट के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से एक ब्लैक मर्सिडीज आकर उनके बराबर वाले घर के पास रुकी। घर में दाखिल होने के बजाय वो वहीं ठहर गए थे। अस्सलाम वालेकुम अनकर वो ड्राइविंग सीट से उतरते रजा साहब के पास चला आया। वालेकुम सलाम, कैसे हो दारियान? उससे गले मिलते हुए उन्होंने खुशगवारी से पूछा। अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ, धीमे से मुस्कुराकर जवाब देते हुए उसने सोफिया के सामने सर को खम दिया था। जीते रहो, खुश रहो। प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने हमेशा की तरह उसे दुआओं से नवाजा था। दाइम और महद भी सोफिया और रजा साहब से मिलने के बाद पिछली सीट से उतरने वाली लड़की की जानिब मुतवज्जा थे, जिसने जीन्स पर घुटनों तक आती कुर्ती पहन रखी थी। दुपट्टे के नाम पर एक स्टालर गर्दन के गिर्द लपेटा हुआ था। जदीद स्टाइल में कटे हुए उसके बाल पुश्त पर लहरा रहे थे। ये थी उनकी बेटी माशा। उनका घर दुरानी हाउस के बिल्कुल बराबर में वाक़ था। काफी अरसे से वो दोनों फैमिलीज उस इलाके में आबाद थीं। एक दूसरे के घर आना जाना भी काफी था। फरमान तो रजा साहब का बिल्कुल एक बाप की तरह ही एहतराम किया करते थे। सोफिया के एक छोटे से ऑपरेशन के बायस वो गुज़िश्ता दिनों से इस्लामाबाद गई हुई थी और आज पूरे 10 दिन बाद वहां से लौटे थे। तुम्हारी गैर मौजूदगी में इतनी कोई सख्त किस्म की बोरियत हुई है ना कि मैं बता ही नहीं सकता तुम्हें। बेशक रातों को उठ उठ कर तुम्हारी जुदाई में गजलें लिखता रहा है ये। महद की बात अचक कर वहीं दाइम ने लुकमा दिया। वाकई में? उसने खुशगवारियत से महद को देखा। तुम देखना चाहोगी? उसने भी उसी अंदाज में पूछा। क्यों नहीं, सबसे पहले मैं वो फरमान भाई की खिदमत में पेश करूंगी। असल खराज तहसीन तो वही पेश करेंगे तुम्हें। तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहते हुए वो महद की खुश फहमियों के महलों को जमीन बोझ कर गई थी। मुझे लगा 10 दिनों की जुदाई में शायद उसको मेरी सच्ची मोहब्बत पर यकीन आ गया हो, लेकिन ये है कि देखती ही नहीं मेरी तरफ। बड़े भाई की मौजूदगी में ये तुम्हें देखेगी भी नहीं। दाइम ने आंख दबाकर उसे कहा तो उसने कीना तोज नजरों से दारियान को देखा, जो इन सब से बेनियाज अंकल और आंटी से बातों में मसरूफ था। फिर उसने माशा को देखा, वो भी इर्द गिर्द को खातिर में ना लाकर सिर्फ दारियान को बोलते हुए सुन रही थी, जैसे वो कोई खुफिया खजाने की जगह का पता बता रहा हो। उन पर से नजरें हटा लो, वो रिजर्व्ड हैं। महद ने रुखाई से उसे मुखातिब किया। क्या मतलब? माशा ने हैरानगी से उसे देखा। हमारी गैर मौजूदगी में एंगेजमेंट कर ली उन्होंने। दिल पर हाथ रखे वो दाइम से महू सवाल थी। अंदाज ऐसा था कि अगर उसकी उम्मीद के बरखिलाफ जवाब मिला तो बस अभी सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये कैसे हो सकता है? वो तो तुम्हारी आंखों के सामने पूरी शान से अपने होने वाली दुल्हन को
अंगूठी पहनाएंगे। दाइम इसे कहो फौरन दफा हो जाए यहाँ से। पुरतपिश नजरों से महद को घूरते हुए वो दाइम से बोली, दिल ही देला कर रख दिया था बदतमीज ने। आप लोग फ्रेश होकर हमारी तरफ आ जाएं, मैं भाभी को इतला कर देता हूँ, वो नाश्ते का इंतजाम कर लेंगी। तकलीफ में मत पड़ो बेटा, सोफिया ने शाइस्तगी से इनकार करना चाहा। तकलीफ कैसा आंटी, आप कोई गैर थोड़ी हैं, अगर फरमान वहाँ होता तो लाजमी वो भी यही करता। रजा साहब गाड़ी अंदर ले जा चुके थे, जबकि वो अभी भी वहाँ मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। दारियान के पास आने पर सलामती भेजी। गालों पर सुर्खी और आंखों की चमक में दो गुना इजाफा हुआ था। सर के इशारे से जवाब देती हुए वो उसके पास रुके बगैर घर के अंदर चला गया था। पीछे उसके चेहरे के रंग पल में बदले थे, देखना भी पसंद नहीं करता। सेकंड में उसका मूड खराब हुआ। मुझ पर तो कभी सलामती नहीं भेजी माशा रानी। महद ने सख्त नाराजगी से शिकवा किया। तो दारियान भाई नहीं है ना, इसलिए। दाइम ने शरारत से कहा तो वो खराब मूड के साथ उन्हें नज़रअंदाज करती अपने घर की जानिब बढ़ गई थी।